तो हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले एक टेस्ट जो कि सॉम की होंगी, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ओके, तो इसमें हम ये टेस्ट है जिसका नाम है, टाइटल है इम्पैक्ट टेस्ट ऑन दी मेटल्स। और मेटल्स कौन से होंगे? डिफरेंट होंगे, जिसमें हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने माइल्ड स्टील लिया है, एक एल्यूमिनियम, एक कॉपर और एक जो है अपना ब्रास। ओके, तो ये हमारे पास चार कुछ डिफरेंट मटेरियल्स हैं, स्टील्स हमने अभी पढ़ा है। तो जानते हैं इसकी जो पर्पज़ है वो क्यों किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो मेनी स्ट्रक्चर आर सब्जेक्टेड टू द इम्पैक्ट लोड, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू नो द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू सच इम्पैक्ट लोड। ओके, तो क्या होता है कि हमारा जो सब स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं डिफरेंट, ये कुछ इम्पैक्ट लोड के लिए सहने के लिए बनाए जाते हैं, या फिर किसी पार्ट पर इम्पैक्ट लोड आ जाते हैं तो उसको ही सहने के लिए वो कितना सह सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल कितना सह सकता है। तो फिर हमें वो भी यूज़ करना पड़ेगा उस स्ट्रक्चर डिज़ाइन में। तो कौन सा है, किसकी उतनी कैपेसिटी है, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो इस वीडियो का नाम है इस प्रैक्टिकल का नाम जो है वो है इम्पैक्ट टेस्ट। ओके, ये ध्यान रखिएगा। द पर्पज़ ऑफ द टेस्ट टू फाइंड द रेजिस्टेंस, द इम्पैक्ट और द शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। ओके, यही बताया मैंने कि जो इम्पैक्ट आएगा उसको रेजिस्ट करने के लिए वो कितना कर सकता है, या फिर जो भी शॉक या फिर जितना भी इम्पैक्ट लोड आएगा वो उतना कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, वो हम इस प्रैक्टिकल में जनरली देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ द इम्पैक्ट टेस्ट। और प्रिंसिपल क्या रहते हैं कि वही कि इसको अगर अपन इतना तेज़ी से इसको छोड़े, इतना ये प्रोड्यूस कर रहा है जूल एनर्जी, तो ये इतना रेजिस्ट कर रहा है, कौन सा मटेरियल कितना कर रहा है और कि क्या है उसका नेचर। देखेंगे अभी सेकंड की टू डिटरमाइन द शॉक एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी। ओके, बाय यूजिंग द आइजॉड इम्पैक्ट टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है इसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हैमर वगैरह लगा होता है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं हम आइजॉड। ओके, और द डिफरेंस रेजिस्टेंस क्वालिटीज़ ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। तो चलिए जानते हैं, ये कुछ प्रोसीजर है, मैं आपको प्रोसीजर ही समझा देता हूँ कि क्या करते हैं इसमें जनरली अपन। तो देखिए यहाँ पर एक इक्विपमेंट दिख रहा, एक इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा, ये देखिए कुछ इस प्रकार है। तो ये जो है यहाँ पर एक हैमर रहेगा। ओके, यहाँ पर हैमर है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये जो है अपना ये हैमर है, ये जो है ये डायल गेज है, और ये जो डायल गेज है इसमें आपको जूल में एनर्जी दिखेंगी लिख के। तो आपको जनरली समझ आएंगी ये, जब भी आप प्रैक्टिकल करेगा तो देखिएगा कि कैसे इसको किया जाता है। ओके, यहाँ पर ये जो है ये लॉक है, ये क्या कहते हैं आप उसको, हैंडल टाइप है, ये इसको ऊपर अटैच करके रखेंगे। अगर आप यहाँ पर इसको छोड़ते हैं तो फिर यहाँ से छूट जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम अपना जो स्टील्स या फिर मटेरियल्स हैं, ब्लॉक, जो भी छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, तो अपन यहाँ पर ही अटैच करते हैं वो। और वो कौन से मटेरियल ब्लॉक्स है वो अभी यहाँ पर देखते हैं अपन। तो देखिए ये जो है ये है वो ब्लॉक जिसके जो टोटल लेंथ है वो 75 है। यहाँ पर एक हुक है, ग्रू भी कह सकते हैं आप उसको। इसका जो लेंथ है यहाँ से बॉटम में से वो 47 पर है। और फिर यहाँ पर जो है ये हम इसको रखे 28 से, वो इधर से राइट पर से, और इसकी जो डायमीटर है वो शायद 2 mm है। ओके, इतना तो अब हमें बेसिक्स आइडिया आ चुका है। और ये जो ग्रू है यहाँ पर देखिए, इसका जो 45 एंगल है। तो ये कुछ बेसिक्स है इसमें, आप उसको देखिएगा ज़रूर, अच्छे से देखिएगा जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। तो इसको ऐसा सेटअप किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल ऑफ टेस्ट सेटअप। तो इसको जनरली कुछ नहीं, यहाँ पर आप ये जितने भी आपको मेटल्स मिलेंगे, मटेरियल्स मिलेंगे, मेटल के मटेरियल्स, वो आपको देखना होगा अच्छे से। फिर वो जो है यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा आपको। फिर ये जो है ये यहाँ पर ऐसा लटका हुआ रहेगा, इसके सहायता से इसको हुक करेंगे अपन। और ये जो है रिलीज़ पॉइंट है, तो यहाँ से अगर आप रिलीज़ कर देंगे तो ये छूट जाएगा और ये सीधा यहाँ से आकर यहाँ पर लग जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पर कुछ एनर्जी, पहले तो इनिशियली 0 रहेगा, जब यहाँ पर लग जाएगा तो ये कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, तो उसको हम जूल कहेंगे। ओके, जूल में उसकी एनर्जी का यूनिट क्या रहता है? जूल रहता है। तो इतनी एनर्जी यहाँ पर दिखा देगा कि कितनी एब्जॉर्ब की है। तो अभी क्या होता है, कुछ
कुछ जो मटेरियल्स है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्टील है, अभी मैंने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, जो माइल्ड स्टील है उसको लिया था। तो इसने इनिशियली मतलब जो इनिशियली उसकी जो एनर्जी थी वहाँ पर नीडल रहेंगी, तो वहाँ पर उसकी थी 164 रही थी। तो फिर क्या किया था हमने कि उसकी जो एनर्जी है वो रिलीज़ कर दी थी। तो उसने जो एनर्जी मतलब रेजिस्ट की थी वो कितनी थी, 37। ओके, तो फिर हमने शॉक इसमें से ये माइनस कर दिया, तो यहाँ पर इतनी इसकी आ गई थी, 126 एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी। फिर सिमिलरली एल्यूमिनियम के साथ भी किया था कि उसकी जो इनिशियल एनर्जी थी वहाँ पर एक डायल गेज था, तो आप उसको 0 भी कर सकते, लेकिन वहाँ पर हमने 164 रखा था, तो वही से हमने उसकी कैलकुलेट कर ली थी। फिर हमने बाद में की थी कॉपर पर। जब हमने कॉपर पर की थी तो हमें पता चला कि जो कॉपर की शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थी वो सबसे ज़्यादा थी। मतलब जब हम इनिशियली उस पर डायल गेज पर रीडिंग थी वो 300 थी, और फिर जब उसने रिलीज़ किया हैमर, तो जब उसकी फाइनल एनर्जी आई तो वो 68 आई थी। तो फिर 300 में से 68 गए तो 322। तो ये सबसे 232, तो ये जो सी सबसे ज़्यादा शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थी। लेकिन क्या है कि जो कॉपर है इन नेचर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा बजट रहता है उसका। तो ये एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद में जो आता है वो माइल्ड स्टील आता है, जो हम कंस्ट्रक्शन, इसकी जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो भी काफ़ी अच्छी है, और एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इफ़ेक्टिव है, इकोनॉमिकल है कंस्ट्रक्शन यूज़ के लिए। और जब हमने ब्रास पर की थी तो हमें पता चला कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन इन नेचर है, मतलब इसकी जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है काफ़ी कम है। जब हमने इस पर परफॉर्म की थी तो इनिशियल डायल गेज की रीडिंग थी वो 300 थी, और बाद में वो उसने 600 जो फाइनल एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब की थी। तो फिर हमने इसका जब निकाला तो वो तकरीबन शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी 240 आई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रास था वो बीच में से टूट गया था, मतलब ब्रोकन हो गया था, बेंड भी नहीं हुआ, डायरेक्टली 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया था। तो इसको जो ब्रास मटेरियल है वो हम एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसको यूज़ नहीं कर सकते हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो ये इससे हमें कुछ सीखने को मिला था कि क्या इसमें जो प्रैक्टिकल्स किया था उसमें जो रिजल्ट्स आए थे वो इस प्रकार आए थे कि जो माइल्ड स्टील था वो डक्टाइल इन नेचर था, जो ब्रास था वो ब्रिटल था, और बाकी के जो तो वो भी डक्टाइल थे जिस तरह से माइल्ड स्टील थे। लेकिन जब हमने मतलब हमने जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे तो हमें ये पता चला जनरली कि जो माइल्ड स्टील था इसकी काफ़ी अच्छी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, और जो कॉपर है उसकी सबसे ज़्यादा है। लेकिन कॉपर जो है वो कॉस्टली है इन नेचर, तो वो एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज़ नहीं कर सकते। ये हमने देखा, बस यही था इस प्रैक्टिकल में। अब आगे के प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि